हेलो एवरीवन। क्लास 11 के फिजिक्स के लेक्चर में आज हम लोग किसी आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ टॉपिक्स वीडियोस में हम लोगों ने मात्रक वगैरह चीज़ें पढ़ी हैं, मात्रक सिस्टम पढ़े हैं, यूनिट सिस्टम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पृथ्वी के निकट स्थित किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करने के लिए व्यंजक और कुछ ऐसे ही आगे डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए मेथड दिया हुआ है। ये मेथड यूज़ किया था पृथ्वी के निकट किसी ग्रह की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में एक देखिए इसमें जो मेंशन कर रखा है पूरा पढ़ लीजिए इसे। इसमें दिया हुआ है माना पृथ्वी पर दो प्रक्षेप बिंदु ए तथा बी हैं। तो नीचे जो दिया हुआ है सेक्शन, उसमें दो बिंदु हैं, वो पृथ्वी पर है ए और बी। ठीक है। तथा आधार ये बिंदु ए और बी है तथा आधार दूरी बी पर लिए गए हैं, यानी इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल बी। ओ एक ग्रह है। इसमें जो चित्र में कैपिटल ओ पॉइंट नजर आ रहा है, वहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रह है जो पृथ्वी के निकट स्थित है। इस ग्रह की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है तथा आर एक अन्य स्थित तारा है जो पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर स्थित है। इसकी दिशा पृथ्वी के तल बिंदुओं ए व बी से समांतर मानी जा सकती है, क्योंकि वो दूरी पर है इसलिए उनको समांतर माना जा सकता है। तब खगोलीय दूरदर्शी तथा द्वारा पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं से ज्ञात किए गए कोण, इनके जो कोण होंगे वो आर ए ओ तथा आर बी होंगे। चित्र में देखिए आर ए कोण और आर बी ओ कोण। अतः जो आर ए कोण है वो थीटा वन है चित्र में, और आर बी ओ कोण थीटा टू है। तो चित्र द्वारा हम अगर त्रिकोणमिति से देखें तो कोण ए ओ एस बराबर कोण आर ए ओ इजकल टू थीटा वन होगा। आर ए ओ और ए ओ एस कोण बराबर होंगे। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे उस टाइप से बनना है कोण। तो थीटा वन बराबर है, देख लीजिए दोनों में। इसी तरीके से कोण थीटा टू जो दो चित्र में दिखाई दे रहे हैं वो दोनों बराबर होंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ एस प्लस कोण बी ओ एस होगा, और उनकी वैल्यू क्या है, थीटा वन और थीटा टू। उन्हें आप रख दीजिए यहाँ पे, तो कोण ए ओ बी आपको मिल जाएगा। चूंकि ग्रह ओ के सापेक्ष आधार दूरी ए बी बराबर बी को चाप माना गया है, तब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या वाला फॉर्मूला जो आप जानते हैं पहले से, उस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो कोण ए ओ बी की वैल्यू हम थीटा वन प्लस थीटा टू जान चुके हैं, वो रख दी। ए बी की वैल्यू बी है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज स्मॉल बी। तो स्मॉल बी आ गया है, और त्रिज्या जो है वो है स्मॉल एस मानी है हमने। तो अगर हम त्रिज्या एस निकालना चाहते हैं तो इसको थीटा वन प्लस थीटा टू को या डिनोमीटर में आ जाएगा और एस ऊपर आ जाएगा, तो ये एस की वैल्यू आ जाएगी जो हमें ज्ञात करनी थी। एस क्या थी, बिंदु ओ से पृथ्वी तक की दूरी, ओ एस दूरी। तो ओ एस दूरी को हमने स्मॉल एस माना था और वो हमें इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके आगे चलते हैं। इसमें अगर हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेज़र मेथड किसी दूर स्थित वस्तु के लिए, तो लेज़र विकिरण के उद्दीत उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, देखिए इंग्लिश में इसकी सिंपल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको शॉर्ट में लेसर कहते हैं, का संक्षिप्त रूप है। लेसर अत्यधिक तीव्रता वाला समदैशिक एक वर्णी प्रकाश है। तो ये लेज़र लाइट जो होती है वो एक वर्णी प्रकाश होता है और इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। ये बिना प्रसार के सरल रेखा में बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। बिल्कुल सीधी होती है, बहुत शार्प होती है इसकी बीम, फैलती नहीं है। जैसे टॉर्च की, आप नॉर्मली टॉर्च अगर आप ऑन करते हैं तो उसकी जो रोशनी होती है वो फैल जाती है अगर आप दूरी तक मारते हैं, जबकि जो लेज़र बीम होती है उसकी जो बीम होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट शार्प होती है, बहुत दूर तक सीधी जाती है। तो इन पुंज के द्वारा जैसे आप किसी चीज़ को अगर आप देखना चाहते हैं कितनी दूरी पर है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। ये विधि भी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। लेज़र पुंज को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रेषित किया जाता है तथा ये चंद्रमा से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो जो जाने में समय और आने में समय लेके और दूरी निकालने फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो प्रकाश का चाल हमें पता है सी होती है, तो समय चूंकि वहाँ डबल हो रहा है आने और जाने का, तो उससे समय का आधा, तो इसलिए डी इज इक्वल टू सी टी अपॉन टू हो जाएगा, जिसमें डी क्या है दूरी, सी क्या है प्रकाश का वेग, और टी अपॉन टू वो समय है जो आने और जाने का आधा समय है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे टी अपॉन टू लिया जा रहा है क्योंकि हमें केवल दूरी एक तरफ की निकालनी है, दोनों तरफ की नहीं। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके इस तरीके से भी हम लोग किसी चीज़ की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है सोनार मेथड। सोनार मेथड अक्सर साउंड नेविगेशन सिस्टम में, जैसे अक्सर पनडुब्बी वगैरह में यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें तो सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग।
तो ये विधि भी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है और समुद्र तल से गहराई के मापन हेतु सोनार विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप पनडुब्बी है या फिर अक्सर आपने सुना होगा डॉल्फिन्स भी होती हैं, वो सोनार मेथड का यूज़ करती हैं अपने आमने सामने आने वाली चीज़ों के डिटेक्शन में। तो इसमें भी वही चीज़ होती है, सोनार रेज किरणें छोड़ी जाती हैं एक, जैसे आप सपोज टॉर्पीडो है, पनडुब्बी है, तो उससे छोड़ी जाएगी और सामने जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे टकरा के वापस लौटेगी, तो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है। ये फॉर्मूला जो ऊपर दिया हुआ है बॉक्स में, एस इक्वल टू वी टी अपॉन टू, फिर से भी यहाँ पर इस बार सोनार जो वेव्स होंगी उनकी वेलोसिटी होगी और टी अपॉन टू समय, और एस हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। इसी तरीके से रेडार मेथड भी होता है। रेडार मेथड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग मेथड, इसमें रेडियो वेव्स छोड़ी जाती हैं और ब्रॉड वे में बोले तो इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स होती हैं, इन्हें इमर्ज किया जाता है। जैसे फ्लाइंग सिस्टम में अगर कोई आप सपोज जैसे शिप्स होते हैं, शिप्स में अगर जो डिटेक्ट करने के लिए कि उसके आसपास कोई एनिमी प्लेन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हवा में इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स इमर्ज की जाती हैं और वो इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स या रेडियो वेव्स फाइटर प्लेन से टकरा के वापस लौटती हैं, तो फिर से उसी दूरी का अनुमान लगा लिया जाता है कि कोई चीज़ कितनी दूरी पर है। तो इसमें भी देखिए फॉर्मूला वही यूज़ हो रहा है, एक्स इक्वल टू सी टी अपॉन टू। तो ये सब मेथड है, इन मेथड से हम लोग डिफरेंट चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूरी पर है, पानी में भी, हवा में भी। इसके आगे ये हम लोगों ने कुछ पिछले टर्म्स में यूनिट्स पढ़े थे, तो उनको देखते हुए देखिए कितनी ये सब चीज़ें दी गई हैं जो डिफरेंट साइज़ की होती हैं। तो देखिए प्रोटॉन का आकार बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर, और नाभिक उससे थोड़ा सा बड़ा, हाइड्रोजन आकार उससे भी बड़ा होता है थोड़ा सा। वायरस की लंबाई 10⁻8 मीटर की होती है, और ये कंपेरेटिवली सिस्टम दे रखे हैं कि धीरे धीरे साइज बढ़ता जा रहा है। फिर धीरे धीरे देखिए 10⁻4 समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, पृथ्वी की त्रिज्या है 10⁻7 अप्रॉक्स, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 10⁻8, पृथ्वी से दूरी, सूर्य की दूरी 10⁻11। ये डिफरेंट डिस्टेंस दे रखी हैं एक अंदाज़ा देने के लिए। तो एक अपने पास लिख लीजिए, इसे रख लीजिए ताकि थोड़ा सा एस्टिमेशन रहे कि कोई चीज़ कितनी बड़ी और छोटी हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ों के वेट्स दे रखे हैं, कोई चीज़ कितना द्रव्यमान का हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है 10⁻30 किलोग्राम। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, कोशिका, धूल कण, वर्षा की बूंद, मच्छर, मानव, हाथी, सबके द्रव्यमान दे रखे हैं यहाँ पे। तो छोटी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ों के द्रव्यमान यहाँ पे दे रखे हैं ताकि अंदाज़ा लग सके कोई चीज़ कितनी बड़ी, भारी और हल्की हो सकती हैं। इसके आगे चलते हैं, तो इसमें अब ये समय दे रखे हैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, जैसे किसी अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी, जैसे कुछ कण होते हैं जो बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं अलग अगले कणों में, तो उनका टाइम इंटरवल या हाफ लाइफ टाइम बहुत कम होता है, तो अप्रॉक्स 10⁻⁻24 सेकंड, एक सेकंड के आप इतने सारे हिस्से करेंगे तब आपको मिलेगा। इसी तरीके से डिफरेंट टाइम रेंज दे रखी हैं, तो ये सब अंदाज़ा देने के लिए दिया हुआ है, इनको आप अपने पास नोट करके रखें, अच्छे से पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि टाइम कितना बड़ा इंटरवल और कितना छोटा भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कलेक्ट किए गए कुछ डेटाज हैं, अपने पास रखिए नोट करके और इन्हें अच्छे से पढ़िए। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, केवल आपको नोट करके रखना है अपने पास। ओके, तो अभी आप लोग को ये जो टॉपिक कराए गए इनको अच्छे से रखिए, देखिए, समझिए, पढ़िए, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।